जैसे ही पता चला तो खुश तो बहुत हुए दोनों, मगर एक फांस सी भी चुभ रही थी कि अगर लड़की हुई तो। यह प्रश्न बड़ा भीमकाय था, पर्वत की तरह सामने खड़ा था रास्ता रोके। पहले से ही तो है दो दो, और अब ऊपर से यह तीसरी भी हुई तो। हे भगवान, सोचते सोचते उन्हें चक्कर से आ गए। जैसे और तय हुआ कि शहर चलकर जांच करा ही ली जाए। बेकार में ही रिस्क क्यों लेना, खतरा क्यों उठाना। बेटा हुआ तो क्या कहने, किस्मत ही खुल जाएगी तब तो। और यदि लड़की हुई तो सफाया वही के वही, सुविधा तो है ही, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। यह तब की बात है जब भ्रूण लिंग परीक्षण प्रतिबंध नहीं था, तो हर गली मोहल्ले में सोनोग्राफी सेंटर भी नहीं थे। शहर में ही थे, वो तो बैन होने के बाद ही। और तुरंत शहर चलने की तैयारी शुरू हुई। सबसे पहले तो रेल में आरक्षण कराना था। सीटों का तो पता चला कि अभी तक तो सब बुक है। इस पूरे महीने क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, तो ट्रेनों में भीड़ ज़्यादा होती है। जनवरी से पहले तो नहीं मिल सकती थी सीट। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने ही चले जाएंगे। इन्होंने भी लापरवाही से सोचा, सुविधा तो है ही, आखिर हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमें मताधिकार भी मिला हुआ है, तो जिसे चाहे वोट दे और जिसे ना चाहे तो ना भी दे, क्या फर्क पड़ता है। सुविधाओं के भी कैसे कैसे दुरुपयोग होते हैं। और जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आ पाए शहर। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सरकार ने भ्रूण परीक्षण निरोधक अधिनियम लागू कर दिया है। 1 जनवरी से तो अब यह अवैध है, अपराध है, सजा भी हो सकती है। पकड़े जाने पर तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। इस हेतु वे अस्पताल चक्कर काटते रहे। मामला चूंकि नया था, अभी अभी ही लागू हुआ था अधिनियम, सो उससे कन्नी काटने के बचने के उपाय गली कूचे अभी इजाद नहीं हो पाए थे, या अभी उतने विश्वसनीय कारगर नहीं थे कि हर किसी को आजमाया जाए। बिना परीक्षण के लोग भी तो विश्वसनीय ही चाहिए थे ना। अब तो बड़ी आफत बड़ी मुश्किल में थी। हाँ, इनकी जान। उस निरपराध नन्ही जान की तो परवाह ही किसे थी। उसकी जान लेने को तुले हुए थे, अपनी जान बचाने को। करे तो क्या करे और कैसे। अगर लड़की हुई तो यही आशंका उसके प्राण निकाल दे रही थी। गोया कि लड़की ना हुई, इबोला वायरस हो गया और उसे लड़की ही कहा जा रहा था लगातार, बेटी तक भी नहीं। खैर, अब तो हो ही क्या सकता था, गले पड़े ढोल को बजाना ही था। यह मुसीबत भी इसी समय आनी थी। काश कुछ पहले ही आ जाते, पिछले माह में ही, तो तुरंत निपटारा हो जाता हाथों हाथ। बेकार में ही आरक्षण के चक्कर में पड़े, अपने ही वाहन से आते, और वह भी ना होता तो इतनी तो वीडियो कोच चलती है। लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओह, होनी को कौन टाल सकता है। जब किस्मत ही फूटी हो तो क्या हो सकता है। वगैरह वगैरह। आत्मलाप, प्रलाप, पश्चाताप। हर बार बार एक दीर्घ निश्वास के साथ दिल था कि हौल खाए जा रहा था। उनका दिल को दिलासा को तय हुआ कि यदि लड़की हुई तो किसी को गोद दे, उनका भी भला और अपना भी भला। और घर परिवार, नाते रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों पर नजर घूमने लगी कि कहीं कोई निसंतान दंपति मिल जाए तो पाप कटे। वे भी खुश और अपनी भी सखी प्रसन्न। कहीं तो बात करके भी रखी कि कहीं कोई हो गोद लेने का इच्छुक तो बताना। यूं ही दृढ़ निश्चितता भरे दिन गुजरते गए। आखिर वह घड़ी आ ही पहुंची और हुआ भी वही जिसका डर था। लड़की, तीसरी लड़की। ईश्वर ने भी क्या कहर बरपाया था, जो किसी तीव्रतम भूकंप के कम विनाशकारी नहीं था। उन्हें तो लगता था कि सारी दुनिया ही समाप्त हो गई है, मानो सृजन ही नहीं विघ्न वंश की अनुभूति हुई उन्हें। चच्चा तो मानो मनोरोगी ही हो गई। उन्हें तो कोई सुध बुध ही नहीं थी, जैसे बच्चे की। दोनों बड़ी बहनें ही जैसे तैसे करके संभालती रही, मगर स्त्री बीज में भी गजब की जिजी बिजा होती है। वह पल ही जाती है, जी ही जाती है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। और अगर वह अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार करे तो करती ही रह जाएंगी, क्योंकि वह तो कभी होती ही नहीं है अनुकूल। वह तो चल पड़ती है अपना रास्ता आप बनाते हुए। कुपोषित बच्ची शुरू में तो बीमार रही, इतनी कि उसका स्कूल में प्रवेश भी 1 वर्ष देरी से हुआ। वह भी बड़ी बहनों से करवाया।
उनके पीछे पीछे जो चली जाया करती थी वह भी स्कूल। खैर किसी तरह दिन बीतने लगे। बोझिल भारी भारी थके से उस पल घर परिवार समाज की दया हुए सहानुभूति च बेचारी 3 लड़कियां अब कैसे करेंगे, विवाह का इतना खर्च कहाँ से जुटाएंगे और फिर वंश कौन चलाएगा, मुखाग्नि कौन देगा, बेटे से ही नाम रोशन होता है, दहलीज पर चिराग धरने वाला कोई नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन समय की नदी कब रुकी है किसी के रोके से, तो वह भी बहती रही और लड़कियां भी बढ़ती रही। तो अब मुसीबतें भी क्यों ना रुकने वाली थी, ये भी और बड़ी। दया सहानुभूति दर्शाने वाले समाज की अब भ्रकुटियां तनने लगी थी। कुछ इस अंदाज में कि मौका लगे तो अपन भी हाथ साफ कर ले बहती नदी में। अब उनके रहन सहन चाल चलन पर टिप्पणियां की जाने लगी। बिना पूछे खुद आकर आगे, बिना पूछे खुद आकर आगे हो होकर लोग बताते, बल्कि फोन कर करके भी कब कहाँ किसके साथ उन्हें देखा गया, वे क्या पहने थी, क्या कर रही थी, कैसे खड़ी थी, बैठी थी। भाई तो है नहीं और पिता व्यस्त रोजी रोटी जुटाने में, तो अब कौन नकेल कसे। खुली छुट्टी घूमती रहती है मटर गश्ती करती हुई, आदि इत्यादि, बिल्कुल विस्तार पूर्वक तसल्ली से, जैसे उन्हें कोई और काम ही न हो या उन्हें नियुक्ति ही किया गया हो सिर्फ इसी कार्य के लिए। खैर दिन तो गुजर ही जाते हैं जैसे भी हों। तो सूरज भी अपने समय में उदय अस्त होता रहा। नया स्मार्टफोन खरीदा था तो उन्हें उपयोग करने की बारीकियां सीखने में हम उनके पास गए। अब इस युग में तकनीकी के बिना गुजर नहीं, तो एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते रहते हैं। इस विषय में बातचीत करते हुए जरा सा टच करते ही, बल्कि उनके कुछ पहले ही जाने कहाँ कहाँ तो पहुँच जाता है। इस विषय में बातचीत करते हुए जरा सा टच करते ही, बल्कि उसके कुछ पहले ही जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है फ़ोन। न जाने क्या क्या और कैसी कैसी ऐप्स खुलने लगी हैं और हम घबरा ही जाते हैं इस गति से, तीव्रता से, हाँ इस स्मार्टफोन से। तो सोचा जरा तसल्ली से बैठकर जान ले सब इस आधुनिक तकनीक के बारे में, क्योंकि जहाँ यह सब कुछ आसान बनाती है, आगे बढ़ने की राह खोलती है, वही सब कुछ बर्बाद करने में भी देरी नहीं करती यदि सही इस्तेमाल ना हो तो। यह सब करते समझाते उन्होंने अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप ऐप्स पर चलाकर दिखाया। कुछ तस्वीरें गुजरी नज़र से, एक तस्वीर पर जाकर अटक गई नज़र। यह तो अपनी तृप्ति है ना। तीसरी लड़की होने पर ईश्वर से गुजारिश की गई थी कि अब बस हम तृप्त हुए लड़कियों से, तो अब हम पर कृपा करें और लड़कियां ना भेजे। और इसी प्रार्थना के प्रमाण स्वरूप इस तीसरी लड़की का नाम तृप्ति रखा गया। उनकी ऐसी मान्यता थी कि जब तक आप तृप्ति का संदेश नहीं देंगे ईश्वर समझेगा नहीं। काश दूसरी के समय ही रख लेते यह नाम, तो तीसरी से बच सकते थे। हाँ वे धीरे से बोले, जैसे अपराध हो गया हो बड़ा। अभी 12वीं कक्षा में अपने सभांग में टॉप किया है। इसने प्रतिशत अंक लाकर फोटो अखबार में छपी थी तो उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजी है। बस कुछ ही नंबरों से रह गई, वरना प्रदेश में भी टॉप करती। आवाज़ उनकी धीमी भारी भारी थी तो हमेशा किलकती सी ऊंची उत्साहित रहती थी। जब वे उन्हें चाल चलन पर फप्तियां कसते थे, फ़ोन करके उनके चरित्रहीनता के बारे में बताते थे, चटकारे ले लेकर। 12वीं का परीक्षा परिणाम आए हुए तो काफ़ी समय हुआ, बल्कि महीनों हुए और इतनी बड़ी खुशखबर उन्हें बताई भी नहीं गई। वह तो अभी अचानक ही पता चली। अचंभे में पड़े सोचते हुए ही मन एक लहर सी उठी। खुशी की लहर से नाम रोशन कर दिया खानदान का, माता पिता का। लेकिन इस लहर के नीचे दर्द की दुख की गहराई बहुत ज़्यादा है। स्त्री को उसके कार्य की सराहना प्रशंसा क्यों नहीं मिलती, और यदि कुछ पहले ही इसकी भी सफाई करा दी जाती तो